Good morning students, welcome to Bhiwani Public School. This is Neetu Yadav, PGT Chemistry, and today in this video we are going to discuss about the topic from chapter 2 of class 9th Science. बात करेंगे क्लास 9th की. साइंस से हमारा ये चैप्टर है, बेसिकली केमिस्ट्री पोर्शन से है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर. बात करेंगे चैप्टर हेडिंग की, तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा इज मैटर अराउंड अस प्योर. दैट मीन्स एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं क्या वो प्योर हैं, और अगर प्योर नहीं है तो दूसरी टर्म सामने क्या आएगी, इम्प्योर. सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म आ रही है वो हमारे सामने क्या है, मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी शुड नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैटर. चैप्टर नंबर 1 जो हमने किया मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहाँ पर हमने मैटर को बहुत अच्छे से समझा था कि मैटर एक्चुअली होते क्या हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हमने किया था. तो मैटर इज़ नथिंग बट, यानी कि मैटर क्या है, सब कुछ हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. तो ये डेफिनेशन तो हम अपने चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म कि मैटर होता क्या है विद एग्जाम्पल्स. स्टेट ऑफ मैटर हमने बात की थी जब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे मैटर के, तो उनमें से कुछ सॉलिड थे, कुछ लिक्विड थे और कुछ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे. वो सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ. यहाँ पर बात हो रही है कि जो मैटर है वो प्योर है या नहीं, और अगर प्योर नहीं है तो कैसा है. तो यानी कि मैं सिंपली अगर बात करूँ मैटर की तो हमने इसको कंपोजिशन बेस्ड क्लासीफाई करना है. कंपोजिशन बेस्ड मतलब या तो सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के हैं या तो सारे पार्टिकल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट देयर. That means we can classify it into 2 class. One is pure and another one is impure. यानी कि दो चीज़ें हो गई, मैटर कैन बी प्योर एंड मैटर कैन बी इम्प्योर. व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? देखो प्योरिटी का मतलब सभी जानते हैं कि जब एक चीज़ में मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस में दूसरे टाइप का कोई सब्सटेंस मिक्स ना हो तो हम उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस. That means the substance which contain only one type of particles. इसके जो particles है वो सारे सेम टाइप के होंगे. जैसे मैंने कहा सोडियम एलिमेंट, तो सारे ही एटम किसके दिखेंगे आपको, सोडियम के. इसका मतलब सारे सेम टाइप के एटम है, तो ये चीज़ क्या हुई, ये एक प्योर सब्सटेंस है और इसको कहेंगे एलिमेंट. ठीक है. अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास है वाटर और सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे, वाटर के होंगे. सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के. तो ये सब्सटेंस भी अपने आप में क्या हुआ, प्योर. दिस सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट्स. एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सारे एटम्स सेम टाइप के हैं, हम उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे. एंड द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल जो लिया, जब किस चीज़ का लिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो हम इसको क्या कहेंगे, द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. तो वो चीज़ क्या होगी यहाँ पर, कंपाउंड. बात समझ में आई. दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस के अंदर भी दो तरह के सब्सटेंसेस यहाँ पर बात हो गई. एक हमारे पास हुआ एलिमेंट और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड. एलिमेंट दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड दैट मीन्स इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. बात वही है कि सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होने चाहिए, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स हैं हम उनको एटम्स कह रहे हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स है. तो हमें इन दोनों टर्म्स को भी समझना ज़रूरी है. हमने अभी बात की एलिमेंट्स की, द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. तो एटम अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एटम, तो हम क्या कहेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट may not exist independently and that can take part in a chemical reaction. डस्टर मुझे नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेट्स सी मिल जाएगा, देखूंगी अभी. डस्टर
ठीक है। एटम की मैं बात करूं तो एटम को हमने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया? The smallest unit of an element that can take part in a chemical reaction and that may not exist independently. What is the meaning of this line? May not exist independently. ये क्या बात हुई? देखो, जैसे मैंने कहा सोडियम एलिमेंट तो हमने रिप्रेजेंट किया Na से, हमने कहा आयरन एलिमेंट रिप्रेजेंट किया Fe से, हमने कहा पोटेशियम एलिमेंट रिप्रेजेंट किया गया K से, हमने कहा जिंक तो हमने लिखा Zn. दैट मीन्स इंडिविजुअल एटम इज स्टेबल. ओके, ठीक है। और हम ये तो था मे एग्जिस्ट वाले एग्जाम्पल्स। अब मे नोट की क्या बात होगी? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H2 से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O2 से, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl2 से। तो ये 2 क्यों लगाया जा रहा है? बिकॉज इंडिविजुअल एटम इज अनस्टेबल। मोनो एटॉमिक फॉर्म में वो एलिमेंट नहीं रह सकता। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस की, तो जब सिंगल H आपने लिखा है इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म। मोनो मीन्स 1। जब एक ही एटम वहाँ है, ये सारे एलिमेंट्स जो थे ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब सोडियम देखो अकेला Na नज़र आ रहा है, अकेले अकेले एटम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम अकेला स्टेबल नहीं है। ये वाली जो फॉर्म है वो इसकी क्या है? अनस्टेबल है। और अगर इसको स्टेबलाइज होना है तो ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं और इसको कहते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? डाई एटॉमिक फॉर्म। डाई मीन्स क्या होता है? 2। जब 2 एटम्स एक साथ है तो उसको क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म। और ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है? स्टेबल है। आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट मे नॉट एग्जिस्ट। तो जो ये मे नोट वाला केस है, आई थिंक सबको समझ आ ही गया होगा। मे एग्जिस्ट तो इन चीज़ों के लिए है जो अकेले एटम रह जाते हैं, ठीक है। और जो नहीं रहते वो इस तरह के एग्जाम्पल है। जैसे और भी एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन गैस को हम N2 लिखते हैं, फ्लोरीन F2 होता है, हेलोजन सारे मतलब ये 2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप एटम को अब सारे बच्चे इजीली डिफाइन कर पाएंगे। दूसरी तरफ आते हैं, बात करेंगे मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। जब मैंने बात की है एक मॉलिक्यूल की तो मैंने क्या लिखा है? H2O। तो यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ने मिलके क्या बनाया है? वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। भाई जब H2 ने O2 के साथ रिएक्शन की थी तभी हमारे पास बना था वाटर मॉलिक्यूल। 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर गए, केमिकल रिएक्शन होगी। कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जब एक गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर डाल के हमने ऐड कर दिया था, उसको डिज़ोल्व करा दिया था, वो एक मिक्सचर बन गया था जिसमें ना तो कंपोजिशन फिक्स है। भाई आपको ज़्यादा मीठा पानी पसंद है, आप ज़्यादा शुगर ऐड करोगे, मुझे कम पसंद है, मैं कम शुगर ऐड करूँगी। कहने का मतलब रेशो फिक्स नहीं है कि कितने अमाउंट में वाटर लेना है और कितने अमाउंट में शुगर लेनी है। एज़ पर रिक्वायर्ड हमने मिक्स कर दिया। या कई बार मान लो मुझे कम ही शुगर पसंद है बट फिर भी कभी 1 चम्मच तो कभी 1.5 चम्मच आप शुगर ले लेते हो, ठीक है। तो यानी कि वो मिक्सचर होता है जिसमें रेशो फिक्स नहीं होता कंपोनेंट्स का कि किस रेशो में उनको मिक्स किया जाए। दूसरी बात, उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, वो सिर्फ मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। यानी कि वहाँ पर एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ जब बात की जाती है कंपाउंड फॉर्मेशन की तो वो एक केमिकल चेंज का रिजल्ट होता है। देयर इज रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये जो वाटर बना ये एक केमिकल कंपाउंड बना। ये क्या बना? केमिकल कंपाउंड। और किसका रिजल्ट होगा? केमिकल चेंज का रिजल्ट होगा। ये आ गई बात समझ में? तो मॉलिक्यूल को अगर डिफाइन करना है तो मैं बात करूं, जैसे मैं बता रही थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना है, तो एक एलिमेंट तो कह नहीं सकते, इसको क्या कहेंगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। नजर आ रहे हैं ना, कितने एटम नजर आ रहे हैं इसके अंदर आपको?
3 एटम नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम इन विच एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। जब इन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तभी वो एक दूसरे के साथ वहाँ प्रेजेंट होंगे। अब सीधी सी बात है, आप और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप एक बेंच पे बैठते हो, क्यों बैठते हो एक बेंच पे एक साथ? क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तभी आपके साथ बैठता है, अदरवाइज तो आप फर्स्ट बेंच पे होते हो और हो सकता है वो आपका दोस्त लास्ट बेंच पे होता। अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आप 10th क्लास में पढ़ोगे, बाद में 11th में भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम डिटेल करते जाएंगे। अभी मैं आपको सिंपली बात बताना चाहूँगी कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम साथ क्यों है। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O, तो ये जो H और O है ये एक साथ क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों है एक मॉलिक्यूल में? बिकॉज देयर इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन दैम। एक केमिकल बॉन्ड होता है जो उनको साथ में जोड़ के रखे हुए है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जोड़ के रखने का काम कौन करता है भाई? बॉन्ड करता है। ठीक है, तो एलिमेंट में तो सारे एटम्स थे, एक ही तरह के सारे एटम्स प्रेजेंट थे, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड भी प्योर होगा, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अब इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होगी? मॉलिक्यूल होगी। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ, आई बात समझ में? तो मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करोगे? ग्रुप ऑफ एटम इन विच एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर इन फिक्स रेशियो बाय मास। इन फिक्स रेशियो बाय मास। वाटर मॉलिक्यूल में अगर मैं रेशियो निकालूं, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हुआ, ऑक्सीजन का है 16। When I am calculating this ratio 2:16, cancel out करेंगे, the ratio will come out to be 1:8। वाटर मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में बनता हो, किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो, रेशियो विल रिमेन सेम। वाटर किसी भी स्टेट में कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा हो या किसी भी रिएक्शन में किसी भी तरीके से बन रहा हो, अगर वाटर बना है तो फॉर्मूला H2O और रेशियो 1:8। दिस इज फिक्स्ड रेशियो। ये क्या है? फिक्स्ड रेशियो है, बिल्कुल ये चेंज नहीं होता। और इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वाटर की वो सेम रहेगी, ये रेशियो फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। दैट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि मैटर द सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर को क्लासीफाई किया प्योर एंड इम्प्योर में। प्योर की बात की गई, द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल। इसको फिर हमने क्लासीफाई किया, 2 चीज़ है हमारे सामने, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंस होंगे। एलिमेंट द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। वहाँ पर बात किसकी होगी? एटम की होगी। और अगर हम बात करें कंपाउंड की तो हम बात करेंगे किसकी? मॉलिक्यूल्स की। और मॉलिक्यूल क्या होगा? ग्रुप ऑफ एटम एंड इन विच एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर। बॉन्ड वहाँ होना ज़रूरी है एंड द रेशियो बाय मास इज फिक्स्ड। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर का मतलब क्या समझते हो? देखो कुछ बच्चों ने तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि व्हेन द सब्सटेंस इज प्योर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दे हैव ओनली सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्योर देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इम्प्योर मीन्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं एंड देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अगर रिएक्शन हो गई देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड, और अगर कंपाउंड बन गया तो फिर वो मिक्सचर थोड़ी ना रहेगा। केमिकल चेंज हो जाएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे, नया सब्सटेंस बनेगा तो वो मिक्सचर नहीं होगा। इम्प्योर की बात करेंगे तो वो फिजिकल चेंज का रिजल्ट होता है एंड इम्प्योर को हम दूसरा वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर को कैसे डिफाइन कर सकते हो?
2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो बाय मास। देखो जैसे मैंने कहा कि आपको नींबू पानी बनाना है, 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच लेना पसंद करते हो सकता है आपका फ्रेंड है वो ज़्यादा मीठे को पसंद करता है, तो क्या करेगा, ज़्यादा शुगर यूज़ कर सकता है ना। तो इसका मतलब रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता, यू कैन टेक एनी रेशियो बाय मास इन केस ऑफ मिक्सचर एंड देयर शुड नॉट बी अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मिक्सचर की बात करेंगे तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे फर्दर। मिक्सचर जो होगा वो हमारा 2 टाइप का हो सकता है, मिक्सचर में बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, कहीं पे भी आपके सामने 2 वर्ड आ जाए होमो एंड हेट्रो, तो आप सिंपल सा एक चीज़ याद रख सकते हो, होमो मीन्स होता है सेम। ठीक है, सेम या कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट चीज़ मिलेगी थ्रू आउट, सेम सिमिलर होगी डिफरेंट की। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आपके सामने है, यू आर एडिंग शुगर टू वाटर। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो क्या ले रहे हैं, शुगर इन वाटर। और दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेंगे अभी के लिए हम क्या ले लेते हैं, सैंड इन वाटर। दोनों को इमेजिन करो एक सेकंड के लिए, 1 गिलास पानी में आपने पहले शुगर ऐड की है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप पानी में क्या ऐड कर रहे हो, सैंड ऐड कर रहे हो, सॉयल या मिट्टी आप जिसको कहते हो वो आपने ऐड की है। सोचो इसके बारे में, कुछ डिफरेंस नज़र आया? आई थिंक कुछ बच्चों ने तो इस चीज़ को इमेजिन कर भी लिया होगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, when you are adding sugar to water and after stirring it well, are you able to see the sugar particles? आई थिंक सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे नो मैम, क्योंकि दिखाई नहीं देती शुगर पानी में घुलने के बाद। क्यों नहीं दिखाई देती? कंप्लीटली शुगर वाटर में डिजोल्व हो चुकी है। एक्चुअली हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप लोगों को याद हो, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ ये शुगर जाके क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम राइज अप नहीं करता, शुगर कंप्लीटली डिजोल्व होगी, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, सिंपली शुगर डिजोल्व हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, शुगर पार्टिकल इतने छोटे हैं यू कैन नॉट सी दैम विद योर नेक्ड आईज, आपको वो दिखाई नहीं देंगे। पहली बात पार्टिकल साइज की बात हो गई। और अगर मैं बात करूं डायमीटर ऑफ पार्टिकल, तो जो वो साइज होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। नैनोमीटर की बात करूं, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻⁹ कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली ये वैल्यू भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज में मतलब डायमीटर की बात करेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और ये इतना छोटा है कि आप उसको देख नहीं पाते हो। और अगर मैं बात करूं सैंड पार्टिकल्स की, आर यू एबल टू सी द पार्टिकल्स? मोस्ट प्रोबेबली सब लोग ये रिस्पॉन्स करेंगे कि मैडम यस, हमें दिखाई देती है सैंड पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर साइज होगा वो ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है। आगे भी हम हेट्रोजेनियस के जब पार्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कोलोइडल और सस्पेंशन, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली इसको एक ही चीज़ कंसिडर करके चल रहे हैं, हेट्रोजीनियस। अदरवाइज कोलोइडल के केस की अगर बात करें तो आप इसको ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर भी ले सकते हो, 1 नैनोमीटर से बड़ा, क्योंकि कोलोइडल में ये रेंज आ जाती है 1 to 1000 की, और सस्पेंशन में आ जाती है 1000 से भी बड़ी। तो सिंपली अगर हेट्रोजीनियस की मैं बात कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पर, तो साइज इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। आगे बात समझ में, लेस देन 1 नैनोमीटर होमोजीनियस रहेगा, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर हेट्रोजीनियस रहेगा। बेटा देखो बेसिक सा जो ये क्लासिफिकेशन है, इट इज़ ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, और साइज की वजह से ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दोनों की अलग हो जाती है, साइज ही मैटर करेगा सबसे ज़रूरी हमारे लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगी कॉम्पोजिशन की। आपने वाटर में शुगर ऐड किया है, आप उसको पीना शुरू करो, फर्स्ट सिप से लेके लास्ट सिप तक क्या टेस्ट सेम रहेगा? तो मैं तो कहूँगी हाँ भी रहता है। दैट मीन्स द शुगर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। शुगर जो है वो ग्लास वाटर जो पानी से भरा हुआ है एक्चुअली, तो शुगर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और अगर बात करें हम सैंड जिसमें ऐड की थी हमने उस मिक्सचर की, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है,
यहाँ पर आपको दो फेजेस अलग अलग नज़र आएंगे। आप अच्छे से उसको अगर स्टिर भी कर दोगे, लेकिन फिर भी अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए भी अनडिस्टर्ब रख देते हो तो आप देखोगे सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि दो फेज हमें अलग अलग नज़र आते हैं। ऊपर सैंड पार्टिकल्स कम है, नीचे सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा है, डेंस है। दैट मीन्स टू डिफरेंट फेजेस आर देयर।